हेलो स्टूडेंट्स यार, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे जेई मेंस 2023 का यार पेपर। ये 24 जैन को हुआ था इवनिंग शिफ्ट में। वैसे अगर पेपर का डिस्कशन किया जाए यार, ऑलमोस्ट इस फिजिक्स वाले सेक्शन में 11th और 12th का वेटेज ऑलमोस्ट सेम था। जैसे अगर मैं बात करूं 30 क्वेश्चंस में से ऑलमोस्ट 15 टू 17 11th वाली क्लास के क्वेश्चंस के थे एंड अराउंड 14 टू 15 वही सेम वेटेज हमारा 12th का था। तो मतलब दोनों का वेटेज ऑलमोस्ट इक्वल था। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, आप कह सकते हो कि क्वेश्चंस का लेवल इजी टू मीडियम ही था इस वाले पेपर में। तो मतलब पेपर फिजिक्स का कंपैरेटिवली इस बार इजी रहा है। आओ डिस्कस करते हैं यार एक एक क्वेश्चन सारे जेई मेंस 2023 का। लेट्स स्टार्ट यार। तो यार इधर देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है कि हमें दो हाफ रिंग्स दे रखी है। एक का रेडियस दे रखा है R1, एक का रेडियस दे रखा है R2 और दोनों की जो चार्ज डेंसिटीज है वो सेम है लैम्डा। तो हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दी सेंटर पॉइंट O। यार सबसे पहले कि यार हमारा पोटेंशियल ड्यू टू रिंग का फॉर्मूला क्या है एट इट्स सेंटर पॉइंट। तो यार पोटेंशियल ड्यू टू रिंग का फॉर्मूला एट इट्स सेंटर पॉइंट फॉर्मूला है KQ/R, जहां पे Q है रिंग के ऊपर टोटल चार्ज और R है उसका रेडियस। अब इसमें हम एक चीज और क्या करेंगे, हम इधर चार्ज को रिप्लेस करेंगे क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शंस है वो चार्ज डेंसिटीज के टर्म्स में है। तो यार हमें पता है कि लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा का फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ। तो यहां से हम चार्ज को रिप्लेस कर सकते हैं। हम चार्ज को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू एल, जहां पे एल क्या होगा, यहां पे एल होगा लेंथ ऑफ द रिंग। अगर पूरी रिंग होती तो 2πr, इधर हाफ रिंग्स है तो मतलब हो जाएगा πr। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, बिकॉज दोनों की दोनों रिंग हमारी पॉजिटिवली चार्ज है। तो आओ कैलकुलेट करते हैं। तो यार इधर मैं लिखूंगा V नेट इज इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 ले लो बड़ी रिंग का या छोटी रिंग का जिसका रेडियस R1 है, V2 ले लो बड़ी रिंग का। तो आओ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो V नेट इज इक्वल टू K Q1। Q1 की जगह मैं क्या लिखूंगा, अभी जैसे मैंने बताया लैम्डा इंटू लेंथ। तो हमारे पास हो जाएगा लैम्डा और लेंथ कितनी हो जाएगी πr1 डिवाइडेड बाय रेडियस कितना होगा, रेडियस होगा हमारे पास अगेन R1 प्लस सेकेंड रिंग के लिए k लैम्डा, ये हो जाएगा πr2 डिवाइडेड बाय R2। तो देखो यार यहां से R1 R1 कैंसिल, यहां से R2 R2 कैंसिल। अब हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, अब इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं कि V नेट इज इक्वल्स टू K लैम्डा पाई, सब कुछ ही कॉमन आ रहा है। तो यार हमारे पास डायरेक्टली हम लिख देंगे इसको 2K लैम्डा इंटू पाई, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो K की, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा इंटू पाई। ये 2 कटेगा, एक पाई पाई कटेगा, तो हमारे पास फाइनल ऑप्शन क्या आएगा, सॉरी गलती से मैंने लैम्डा एंड पाई कट कर दिया है, तो इधर हमारे पास पाई पाई कट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो चेक करो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज ऑप्शन बी। और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यार नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है कि हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास दे रखा है 200 ग्राम्स और इसको हमने एक स्प्रिंग से कनेक्ट किया हुआ है। स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू भी दे रखी है 12.5 न्यूटन पर मीटर, और जो हमारा दूसरा एंड है वो फिक्स्ड है, और इस हम ब्लॉक को हम रोटेट करा रहे हैं ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा। हमें बताना है रेशियो ऑफ एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग टू इट्स नेचुरल लेंथ। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझो कि यार अगर हमारे पास ये स्प्रिंग है, ये ब्लॉक है जिसका मास हमें दे रखा है दैट इज 200 ग्राम्स, अगर मैं इसको रोटेट कराऊंगा सर्कुलर पाथ में तो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, और सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से हमारी ये स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाएगी। जैसे सपोज इसकी नेचुरल लेंथ ले लो L, जब मैं इसको रोटेट कराऊंगा तो ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये स्प्रिंग थोड़ी सी स्ट्रेच हो जाएगी। भैया कितनी स्ट्रेच होगी, हम जो डिस्टेंस है, जो एक्सटेंशन है वो हमेशा नेचुरल लेंथ से लेते हैं, तो मैंने जो एक्सटेंशन है वो कितना ले लिया है, वो मैंने ले लिया है x। तो बस आपको कुछ नहीं करना, इधर यार आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा दोनों इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे, उनको इक्वेट करना है। जैसे इस पे इधर लगेगा हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इस साइड स्प्रिंग रिस्टोर अपनी ओरिजिनल लेंथ रीगेन करने की कोशिश करेगी, तो इधर लगेगा हमारे पास स्प्रिंग फोर्स। बस दोनों को इक्वेट करना है, तो आओ दोनों को इक्वेट करते हैं। स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है भैया, KX माइनस साइन, उसका नेचर इंडिकेट करता है कि रिस्टोरिंग फोर्स है।
तो इधर मैं लिखूंगा k और हमारा एक्सटेंशन कितना हुआ है x। वेरस अब इधर लिखूंगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यार सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r। ये लीनियर वेलोसिटी के टर्म्स में है, और अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में पूछूं तो एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में होगा m²r। तो इधर वही फॉर्मूला यूज करेंगे m²r। और रेडियस क्या होगा यार, रेडियस होगा हमारी टोटल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग दैट इज l + x। तो अब देखो यार, आपको सारी वैल्यूज तो पता है, k की वैल्यू पता है दैट इज 12.5, x की वैल्यू आपको नहीं पता, x/l का रेशियो फाइंड करना है, एक्सटेंशन बाय नेचुरल लेंथ। आपको मास की वैल्यू गिवन है 200 ग्राम, जिसको आप SI यूनिट में कन्वर्ट कर लोगे, इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई करके किलोग्राम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ओमेगा की वैल्यू पहले से SI यूनिट में गिवन है दैट इज 5। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपको कैलकुलेट करना है x/l। क्या आपसे ये हो जाएगा कैलकुलेट, x/l कैलकुलेट करना है। तो जब आप यहाँ पे x/l कैलकुलेट करोगे तो यार चेक करो, आपके पास जो आंसर है वो आना चाहिए सेकंड ऑप्शन दैट इज 2:3। एक बार कॉन्सेप्ट चेक कर लो, एक बार मैं आपको क्या करता हूं वैल्यूज करके दिखा देता हूं कि यार हमारे पास जो ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके आएंगी वो कैसे आएगी। हम यहाँ पे लिखेंगे k की वैल्यू दैट इज 12.5, x हमें कैलकुलेट करना है, मास की वैल्यू दैट इज 200 ग्राम, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया किलोग्राम्स में, ओमेगा की वैल्यू 5 है, उसका स्क्वायर करा 25 और यहाँ पे हो जाएगा l + x। बस आपको इसको सॉल्व करना है एंड x/l की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यार नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि यार हमें बोला हुआ है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो वैक्यूम से ट्रेवल कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दे रखी है E0 sin kz - ωt, और ऐसे ही हमें मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन दे रखी है कि मैग्नेटिक फील्ड y एक्सिस में है, इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस में है। हमें बताना व्हाट इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन E0 एंड B0। तो यार सबसे पहले व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हम किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं, तो यार वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है E0/B0। अब आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए वेलोसिटी एंड ओमेगा के टर्म्स में। तो यार याद रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए हम कह सकते हैं वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ω/k। कैसे आया ये रिलेशन, तो यार आपको पता होना चाहिए वेलोसिटी ऑफ अ वेव का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, k का फॉर्मूला होता है 2π/λ, एंगुलर वेव नंबर जिसे हम कह रहे हैं, और हमें पता है ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2πf। जब आप इन तीनों रिलेशन को यूज करोगे तो आपके पास एक फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ω/k। बस आपको इन दोनों को इक्वेट करना है। तो हमारे पास आएगा ω/k इज इक्वल्स टू E0/B0, सॉरी E0/B0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, चेक कर लो कौन सा रिलेशन आपके लिए सही बैठ रहा है। तो ω/B0 इज इक्वल्स टू k E0। चेक करो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है कि ω/B0 इज इक्वल्स टू हमारा k E0। तो हमारा इसमें ऑप्शन थर्ड मैच कर रहा है, k E0 इज इक्वल्स टू ω/B0। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। आओ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यार नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, अच्छा वाला क्वेश्चन है ये कि यार हमें बताना है, क्वेश्चन में एक तो चीज करो, पहले से एक हिंट दे रखा है, हमें बोल रखा है कि यार ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, उसके लिए हमें बताना है डिफरेंट टेम्परेचर्स के लिए कौन सा ग्राफ करेक्ट होगा, जहां पे हमारा टेम्परेचर 3 ग्रेटर है कंपेयर टू टेम्परेचर 2 एंड कंपेयर टू टेम्परेचर 1। तो यार एक चीज, सबसे पहले आइडियल गैस इक्वेशन अगर आप देखो PV इज इक्वल्स टू nRT। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या चीज कांस्टेंट रहती है, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो यार अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हमारा पूरा का पूरा RHS कांस्टेंट हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और इसी से मैं ये भी कह सकता हूं कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यार अगर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है और मैं एक ग्राफ प्लॉट करूं बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, तो हमें पता है कि यार प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो एक कर्व बनेगा, क्योंकि प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। तो सबसे पहले अगर आप ऑप्शंस को एलिमिनेशन मेथड से भी करो तो यार हमारा फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है, सेकंड भी नहीं हो सकता, मतलब कहीं ना कहीं ऑप्शन थर्ड या तो ऑप्शन फोर्थ है। अब इसमें एक और रिलेशन चेक करो। यार एक और रिलेशन क्या है
कि अगर मैं बात करूं कि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम पे अगर आप देखो, वॉल्यूम मतलब मैंने कांस्टेंट लिया है, मतलब हमारा जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। तो मतलब ग्रेटर टेम्परेचर के लिए जो प्रेशर का कर्व होना चाहिए वो ज्यादा आना चाहिए। तो चेक करते हैं यार, यहाँ पे अगर मैं एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ले लूं तो इसमें हमें दिख रहा है कि ज्यादा टेम्परेचर और ज्यादा प्रेशर क्या आ रहा है, ज्यादा प्रेशर T1 पे आ रहा है, लेकिन T1 तो कम है टेम्परेचर। तो मतलब ये वाला ग्राफ भी गलत है, इसको चेक करो। एक पर्टिकुलर वॉल्यूम पे अगर मैं कर्व लूं तो देखो T3 के लिए हमारा प्रेशर ज्यादा आ रहा है, T3 ज्यादा टेम्परेचर है, उस पर प्रेशर भी ज्यादा आ रहा है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4। आई होप आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा यार, बिल्कुल ये भी सिंपल वाला ही था। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट क्वेश्चन है, असर्शन रीजनिंग टाइप का। स्टेटमेंट 1 कह रही है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे सरफेस ऑफ द अर्थ से, हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज हो जाएगी। और इसकी स्टेटमेंट 2 क्या कह रही है कि यार एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जितनी हाइट ऊपर पे होगी उतनी ही सेम डेप्थ पे भी होगी। तो चेक करो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सबसे पहले पहली स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो यार पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ पर्टिकुलर हाइट, यार क्या फॉर्मूला होता है, G इंटू 1 माइनस 2h/r। ये फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब h की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी हो हमारी इन कंपैरिजन टू r। अदरवाइज हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं यार, हम फॉर्मूला यूज करते हैं G इज इक्वल्स टू G r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r प्लस h का होल स्क्वायर। अगर आप दोनों रिलेशन से चेक करो हमें साफ दिख रहा है कि जैसे जैसे हम हाइट इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे हमारी ग्रेविटी एट अ पर्टिकुलर जो हाइट है वो कम आएगी ग्रेविटी एट अ सरफेस से। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। अब चेक करते हैं स्टेटमेंट 2। यार स्टेटमेंट 2 हमारी गलत है। अगर आप ग्रेविटी एट अ डेप्थ की बात करो, ग्रेविटी एट अ डेप्थ का फॉर्मूला होता है 1 माइनस d/r। तो आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर कंपेयर करो तो हमारे पास एक रिलेशन आता है कि 2h इज इक्वल्स टू d। मतलब अगर मेरे को ग्रेविटी में सेम चेंजेस लेके आने हैं तो जितनी हाइट जानी है उसकी डबल डेप्थ पे जाना पड़ेगा, तब जाके ग्रेविटी सेम अमाउंट से डिक्रीज करेगी। तो इसमें हमारी स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है। तो इस हिसाब से हमारे पास ऑप्शन 2 सही जाता है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड द स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यार नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम का डायरेक्ट क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, कि यार हमें बताना है एएम ब्रॉडकास्ट की फ्रीक्वेंसी कितनी रेंज में होती है, एफएम ब्रॉडकास्ट की कितनी होती है, टेलीविजन की कितनी होती है और सैटेलाइट कम्युनिकेशन की कितनी होती है। तो यार याद रखना हमारे पास एएम ब्रॉडकास्ट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो अराउंड किलो हर्ट्ज के टर्म्स में होती है। वेयरएज अगर मैं एफएम ब्रॉडकास्ट और टेलीविजन की बात करूं, इन दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है, भाई रिपीट, एफएम और टेलीविजन ब्रॉडकास्ट की बात करूं, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज में होती है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। इसकी फ्रीक्वेंसी अप्रोक्सीमेटली 108 मेगाहर्ट्ज तक ही होती है, वेयरएज इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, मोर देन 108 मेगाहर्ट्ज के टर्म्स में होती है। और उसके बाद अगर मैं सैटेलाइट कम्युनिकेशंस की बात करूं तो यार हमारी सैटेलाइट कम्युनिकेशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो गीगाहर्ट्ज के टर्म्स में जाती है। तो आओ चेक करो हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें मैच करता है। एएम की जो ब्रॉडकास्ट है वो किलोहर्ट्ज, मतलब हमारे लिए ए का ऑप्शन 2 होना चाहिए। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा, ए का इसमें 1 दे रखा है, सेकंड भी एलिमिनेट हो गया, हमारे पास थर्ड या तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। अब एफएम ब्रॉडकास्ट की मैंने बोली वैल्यू 108 मेगाहर्ट्ज के अराउंड होती है, तो हमारा बी का जो होना चाहिए वो फर्स्ट होना चाहिए। तो बी का फर्स्ट थर्ड में नहीं है, मतलब ये भी गलत है। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है, हमारा ऑप्शन 4 सही जा रहा है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। यार नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे वेक्टर्स का है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास दो वेक्टर्स दे रखे हैं, पी वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2mj प्लस mk कैप, एंड क्यू वेक्टर भी दे रखा है 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस mk कैप। और हमें बोला हुआ है कि ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, तो इस हिसाब से हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यार इसमें डॉट प्रोडक्ट यूज करो, आपको पता है डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस थीटा, कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है। अगर अब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो मतलब इनका एंगल कितना है 90 डिग्री, और हमारे पास कॉस 90 क्या होता है 0। तो मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्या आना चाहिए,
इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमारे पास 0 आना चाहिए। तो यार वही काम करो, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो। डॉट प्रोडक्ट में आपको एक चीज याद रखनी है, आप आई कंपोनेंट को केवल आई कंपोनेंट से ही मल्टीप्लाई करोगे, जे कंपोनेंट को केवल जे कंपोनेंट से, और के कंपोनेंट को केवल के कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करोगे। तो इधर आई कंपोनेंट को अगर आप आई से मल्टीप्लाई करो तो मैं लिखूंगा कि p वेक्टर डॉट q वेक्टर इज इक्वल टू, आई को आई से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ रहा है 4, फिर हमने 2m जे कैप को जे कैप से कर रहे हैं, 2m और 2 को मल्टीप्लाई किया तो यहां पे आएगा हमारे पास प्लस 4m, फिर लास्ट k वेक्टर को k वेक्टर उससे m और m, तो ये हो जाएगा प्लस m स्क्वायर, और ये p डॉट q वेक्टर हमारा किसके बराबर होना चाहिए 0 के। तो यार आपको दिख रहा है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4। आप इसको स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म से इजीली सॉल्व कर सकते हो, और आपको m की वैल्यू बतानी थी। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे स्प्लिटिंग दी मिडिल मेथड टर्म से, तो हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी m इक्वल्स टू 2। तो चेक करो कौन सा ऑप्शन मैच करता है आपका, सेकेंड ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, दैट इज m इक्वल्स टू 2। चलो डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यार नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारे एटम्स वाले चैप्टर का है मॉडर्न फिजिक्स, कि एक फोटोन है जो एमिट हो रहा है फ्रॉम n4 से लेके n2, ट्रांजिट कर रहा है। तो हमें पता है जब वो ट्रांजिट करेगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज आउट करेगा, और हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम की। तो हमें बात करनी है कि द करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ फॉर दिस ट्रांजिशन, जब ये हमारा फोटोन ट्रांजिट करेगा तो जो एनर्जी एमिट आउट होगी उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो यार एक चीज, एनर्जी, जैसे भी मैंने कहा कि हमारा जब भी कोई पार्टिकल, हमारा ये फोटोन जब ट्रांजिट करेगा n4 से n1 तक, कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज आउट करेगा। तो यार एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास इधर एनर्जी का फॉर्मूला है दैट इज 13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए। इधर ट्रांजिट कर रहा है तो हम इन दोनों एनर्जीज का डिफरेंस ले लेंगे। जब हम इन दोनों एनर्जीज का डिफरेंस ले लेंगे तो बेसिकली हमें एनर्जी मिल जाएगी जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की मिलेगी। तो यार सबसे पहले Z क्या है, एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया 1। N की बात करो तो N1 कितना होगा, N1 मतलब इसका ग्राउंड स्टेट, तो N1 की वैल्यू हम लेंगे 1, वेयरएज N2 की वैल्यू हम कितनी ले लेंगे, जहां से वो ट्रांजिट करता आ रहा है, दैट इज 4। और एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हम एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दैट इज hc बाय लैम्डा, और हमें h की वैल्यू पहले से दे रखी है, दैट इज इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट की 4 इंटू 10 टू द पावर -15। तो बस ये सारी वैल्यूज ही यार आपको सब्स्टिट्यूट करनी है। तो आओ चेक करते हैं। यार इधर मैं लिखूंगा hc बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू, हमारे पास है 13.6 इंटू 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। यहां पे बस आपको सब्स्टिट्यूट करनी है n1 एंड n2 की वैल्यू और hc की वैल्यू। तो यार h की वैल्यू आपको गिवन है, दैट इज 4 इंटू 10 टू द पावर -15। c की वैल्यू हमें पता ही होती है, दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8। हमें फाइंड आउट करना है लैम्डा, 13.6 इंटू 1 बाय n1 स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर मतलब 1 बाय 4 स्क्वायर। इसको सॉल्व करके आपको लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यार जब आप इसको सॉल्व करोगे, पूरी वैल्यू कैलकुलेट करोगे, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन थर्ड आएगा, दैट इज 94.1 नैनोमीटर्स। ठीक है, ये आपको चेक करना है, ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर, 94.1 नैनोमीटर्स। तो आओ यार अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, 9th क्लास के लेवल का क्वेश्चन है यार, कि हमें एक ग्राफ दे रखा है बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, सब कुछ SI यूनिट में है। आपको कैलकुलेट करना है रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस। एक चीज तो आप इसमें डायरेक्टली एक और चेक करो कि यार डेफिनेटली हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमेशा डिस्टेंस से छोटा होता है, तो डेफिनेटली हमारा जो रेशियो है वो कुछ ना कुछ सारे मतलब ऑप्शन 4 तो हो ही नहीं सकता, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं हो सकते। तो आउट करना है कैसे कैलकुलेट, इसको वो डिस्कस करते हैं। यार डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट होगा एंड डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होगा, तो याद रखना दोनों के लिए हम कैलकुलेट करेंगे एरिया अंडर द कर्व, एरिया ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें क्या करना है, जब आप एरिया कैलकुलेट करो तो आप साइन भी कंसीडर करोगे, वेयरएज डिस्टेंस हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, तो जब हम एरिया निकालेंगे इसमें हम साइन या डायरेक्शन कंसीडर नहीं करेंगे। तो जैसे सपोज मैं इस फर्स्ट सेगमेंट का एरिया निकालूंगा, सेकंड सेगमेंट का, थर्ड सेगमेंट का और फोर्थ सेगमेंट का,
तो जब मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा तो मैं यहां पे लिखूंगा एरिया ऑफ 1, एरिया ऑफ 2, एरिया ऑफ 3 प्लस एरिया ऑफ 4। वेयरएज जब मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा तो मैं 1 एंड 3 को तो ऐड करूंगा, लेकिन मैं 2 एंड 4 को सब्ट्रैक्ट करूंगा क्योंकि उनकी डायरेक्शन नेगेटिव में जा रही है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि आपका जो डिस्टेंस आ रहा है वो आएगा आपका 48 मीटर्स, वेयरएज जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो आपका आएगा 16 मीटर्स। तो जब मैं इनका रेशियो लूंगा तो इनका रेशियो आएगा हमारे पास 1:3, दैट इज ऑप्शन थर्ड। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, 9th क्लास में पूछा जाता है यार ये वाला क्वेश्चन। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यार नेक्स्ट क्वेश्चन हमें फिर से थर्मोडायनेमिक्स का ही दे रखा है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास Γ1 रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये मोनोटॉमिक गैस के लिए है। वेयरएज हमारे पास जो Γ2 है वो डायटोमिक गैस के लिए है, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स। तो यार आपको पता होना चाहिए गामा हमारा क्या होता है, Cp/Cv। और अगर मैं मोनो अटोमिक गैस की बात करूं तो मोनो अटोमिक गैस के लिए ये वैल्यू कितनी होती है यार, मोनो अटोमिक गैस के लिए ये वैल्यू होती है हमारे पास 5/2, सॉरी 5/3, माय मिस्टेक, 5/3। सिमिलरली अगर मैं Γ2 की बात करूं, Γ2 मतलब हम बात कर रहे हैं डायटोमिक गैस के लिए, तो यार डायटोमिक गैस के लिए हमारे पास ये वैल्यू होती है 7/5। ठीक, अब आपको बस इन दोनों का रेशियो ही तो लेना है, इतना सिंपल क्वेश्चन। तो जब हम इन दोनों का रेशियो लेंगे, Γ1/Γ2 का रेशियो लेंगे, तो हमारे पास ये 5 न्यूमरेटर में जाएगा, तो हमारे पास आएगा 5 × 5 डिवाइडेड बाय 7 × 3, मतलब 25:21। तो चेक करो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 25:21, दैट इज ऑप्शन थर्ड। बिल्कुल थर्मोडायनेमिक्स का ये भी सिंपल क्वेश्चन, आपको गामास की वैल्यू याद होनी चाहिए यार, बिल्कुल रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट से लॉन्ग सोलोनॉइड का क्वेश्चन है कि यार एक लॉन्ग सोलोनॉइड है, उसमें हमें 70 टर्न्स दे रखे हैं, 70 टर्न्स पर सेंटीमीटर, उसमें करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर्स का। हमें बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कितनी होगी इनसाइड द सोलोनॉइड। तो यार हमारे पास सोलोनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, μ0 Ni, जहां पे μ0 क्या होता है, परमेबिलिटी, उसकी वैल्यू दे रखी है। n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो हमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ भी दे रखा है, दैट इज 70। और हमें करंट की वैल्यू चाहिए, तो हमें करंट की वैल्यू भी दे रखी है, दैट इज 2 एम्पियर्स। तो बस सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यार, इधर हो जाएगा μ0 की वैल्यू 4π × 10⁻⁷, n की वैल्यू आप रखोगे 70 इंटू करंट की वैल्यू, अगर मैं देखूं करंट की वैल्यू हमें दे रखी है 2 एम्पियर्स। तो बस इस पूरे को सॉल्व कर लो और चेक करो कि आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो यार इसमें आप देखोगे आपका ऑप्शन फोर्थ आएगा, मैच करेगा, दैट इज 176 × 10⁻⁻4 टेस्ला। मतलब इनको पूरे को बस सॉल्व ही करना है और पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका असर्शन रीजन 11th क्लास का, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का। तो ये शायद से क्वेश्चन आपने बहुत बार पढ़ा होगा यार, इवन एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है कि कौन सा मटेरियल ज्यादा इलास्टिक है, स्टील या फिर रबर। तो यार हमें पता है ज्यादा इलास्टिक मटेरियल कौन होगा, जिसकी स्ट्रेस बेयरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, ज्यादा स्ट्रेस बेयर करने पे भी वो अपनी शेप चेंज ना होने दे। तो यार याद रखना स्टील हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है, वो ज्यादा स्ट्रेस बेयर करने के बाद भी अपने मतलब शेप में चेंजेस नहीं लाने देता है, उसका यंग मॉडुलस ज्यादा होता है, इसीलिए हम स्टील को कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड ब्रिजेस में यूज करते हैं। तो मतलब हमारा डेफिनेटली असर्शन बिल्कुल सही है कि भैया स्टील को हम इसीलिए यूज कर रहे हैं। रीजन चेक करते हैं, बिकॉज स्टील इज मोर इलास्टिक एंड इट इज इलास्टिक लिमिट इज वेरी हाई। तो यार इधर रीजन भी सही है एंड रीजन प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन फर्स्ट जाएगा कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये तो पूरा आपका डायरेक्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। यार अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ग्रेविटेशन चैप्टर से कैप्लर्स लॉ का क्वेश्चन कि इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ फ्रॉम द सन इज 1.5 × 10⁶ किलोमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेजिनरी प्लैनेट, एक इमेजिनरी प्लैनेट लिया है और उसका टाइम पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन हमें दे रखा है 2.83 ईयर्स। तो हमें वो डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस ऑफ दैट इमेजिनरी प्लैनेट। तो यार कैप्लर्स लॉ के हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि square of the time period of a planet is directly proportional to r³, जहां पे r क्या है, distance of the planet from the sun। तो यार इसी को मैं ये भी तो लिख सकता हूं, t is directly proportional to r⁴/2। ठीक है,
तो यार इधर बस आपको यही करना है, दो प्लैनेट्स के लिए कंपेयर करना है, एक अर्थ के लिए और एक उस इमेजिनरी प्लैनेट के लिए। तो इधर मैं लिखूंगा टाइम पीरियड ऑफ सपोज अर्थ डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ प्लैनेट टू द होल पावर 3/2। अब बस इसको सॉल्व कर लो यार, इसको हमें सब कुछ दे रखा है, रेडियस ऑफ द अर्थ मतलब डिस्टेंस की वैल्यू 1.5 into 10⁶ किलोमीटर दे रखी है, हमें टाइम पीरियड ऑफ अ प्लैनेट दे रखा है दैट इज 2.83 ईयर्स। और यार आपको अर्थ के लिए तो पता ही है ना, अर्थ के लिए रेवोल्यूशंस कितना है, दैट इज 1 ईयर मतलब 365 डेज। तो उसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो और आप निकाल लो हमारे पास यहाँ पे रेडियस ऑफ द प्लैनेट। ठीक है, सॉल्व आप कर ही लोगे सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। तो इधर सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट जब आप करोगे तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आना चाहिए वो थर्ड आना चाहिए, दैट इज 3 into 10⁶ किलोमीटर। थोड़ा सा कैलकुलेशन वहां मानता हूं डिफिकल्ट सा लगेगा आपको, लेकिन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है, बस कैलकुलेशन थी इसमें, कैलकुलेशन आप कर ही लेना। ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चलो यार नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बिल्कुल लाइक फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशन से है और बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, डायमेंशन एनालिसिस का है। कि हमें बोल रखा है कि एक ऑक्सीलेटिंग मतलब लिक्विड ड्रॉप है और जो उसका फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड कर रही है रेडियस पे, सरफेस टेंशन पे एंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड पे। हमें फॉर्मूला दे रखा है, हमें ए बी सी इन तीनों की पावर्स की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। तो यार डायमेंशन एनालिसिस के हिसाब से सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेटिंग ड्रॉप डिपेंड्स अपॉन रेडियस टू द पावर ए, डेंसिटी टू द पावर बी एंड सरफेस टेंशन टू द पावर सी। एक कांस्टेंट लगा दो इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करके, तो रेडियस टू द पावर ए, डेंसिटी टू द पावर बी, सरफेस टेंशन टू द पावर सी। अब सबका डायमेंशंस लिख दो। यार फ्रीक्वेंसी होता है इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या आएगा, टी टू द पावर -1। अगर मैं रेडियस की बात करूं, रेडियस एक लेंथ है तो इस पे क्या आएगा, एल टू द पावर ए। डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब ये हो जाएगा ml टू द पावर -3 टू द पावर b। सरफेस टेंशन होता है हमारा फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो यार हमारे फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mlt टू द पावर -2, फोर्स पर यूनिट लेंथ है, ये कट जाएगा तो हमारे पास सरफेस टेंशन का डायमेंशन आएगा mt टू द पावर -2 टू द पावर c। डायमेंशन एनालिसिस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग आप LHS और RHS के डायमेंशंस को इक्वेट कर दो। तो हमें साफ दिख रहा है कि यार LHS में L का कोई टर्म है ही नहीं, तो सॉरी पहले एक चीज हम पहले उनको कंबाइन भी करेंगे यार, माय मिस्टेक। तो ये हो जाएगा t टू द पावर -1 इक्वल्स टू k। L को देखूं तो L के ऊपर पावर आएगी a -3b, m के ऊपर पावर देखूं तो आएगी b + c और t के ऊपर पावर देखूं तो आएगी हमारे पास -2c। अब इक्वेट कर दो, सबसे पहले c की वैल्यू निकाल लो। आपको इधर साफ दिख रहा है t पे इधर पावर कितनी है -1, इधर कितनी पावर है -2c, तो आप इधर कर दोगे कि -2c इज इक्वल्स टू -1, ये कटा c की वैल्यू आ गई हमारे पास हाफ। दूसरी इक्वेशन देखो, इधर m पे कोई पावर नहीं है, m 0 है, इधर m पे पावर b + c है, तो दूसरी इक्वेशन आपकी बनेगी b + c इक्वल्स टू 0 और तीसरी इक्वेशन बनेगी a -3b इक्वल्स टू 0। तो यार आप c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके b की वैल्यू निकाल लेना -1/2, फिर a की वैल्यू निकाल लेना, बस आपको यहाँ पे वही वैल्यू चेक करनी है। तो अगेन यार देखो हमारा मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ऑप्शन थर्ड ही आ रहा है, दैट इज हमारे पास a की वैल्यू आएगी -3/2, b की वैल्यू आएगी -1/2 जो मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके बता दिया था, और c की वैल्यू हाफ आ रही है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन ये भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो यार आओ डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यार हमारे पास दो रेजिस्टेंस है सीरीज कॉम्बिनेशन में, दोनों का रेजिस्टेंस सेम 100 ओम्स, एक के पैरेलल में हमने वोल्ट मीटर कनेक्ट किया है और इस वोल्ट मीटर का भी रेजिस्टेंस दे रखा है हमें 400 ओम्स। इस पूरे कॉम्बिनेशन को हमने एक सेल से कनेक्ट किया, सेल का वोल्टेज हमें गिवन है 90 वोल्ट। हमें बताना है कि ये वोल्ट मीटर कितनी रीडिंग शो करेगा। तो यार इसका सिंपल तरीका क्या है, आप टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो। आपको दिख रहा है ये 400 पैरेलल में है, उसके बाद ये 100 सीरीज में है। टोटल रेजिस्टेंस के बाद टोटल करंट निकाल लो ओम्स लॉ यूज करके। ये पता कर लो कि यहाँ पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है और जितना बचेगा उतना यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा। आओ कैलकुलेट करते हैं यार। अगर आप टोटल रेजिस्टेंस निकालोगे तो टोटल रेजिस्टेंस आएगा हमारे पास 180 ओम्स, 400 100 पैरेलल देन सीरीज।
तो मैं टोटल करंट निकाल रहा हूं वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस करके, तो हमारे पास जो टोटल करंट आ रहा है वो आ रहा है 1/2 एम्पियर। अब मैं फिर से ओम्स लॉ यूज करूंगा और कैलकुलेट करूंगा कि यार यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमारे पास आ जाएगा पोटेंशियल ड्रॉप 1/2 × 100 दैट इज 50 वोल्ट। अगर यार इस पे 50 वोल्ट आ रहा है तो अब रिमेनिंग कितना बचा, 90 - 50, तो 90 - 50 हमारे पास कितना आ जाएगा यार 40 वोल्ट। तो हमारा जो वोल्ट मीटर है वो शो करेगा हमारे पास दैट इज 40 वोल्ट। 40 वोल्ट मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगेन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि यार अगर हमारे पास एक बीम ऑफ लाइट है व्हाइट लाइट और उसको हम एक कॉन्वेक्स लेंस से पास करें, तो यार व्हाइट लाइट 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन है और हर एक कलर की वेवलेंथ अलग अलग है, हर एक कलर की वेवलेंथ अलग अलग है। तो हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो हर एक कलर पता है अलग अलग बेंडिंग करेगी क्योंकि हर एक कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा। तो वो सारी की सारी एक पॉइंट पे मीट नहीं करेगी, अलग अलग पॉइंट अलग अलग फोकस पे जाके मीट करेगी। तो इसको हम कहेंगे क्रोमेटिक एब्रेशन, ठीक है। और अगर कर्वेचर की वजह से कोई दिक्कत आती है तो उसको हम कहते हैं स्फेरिकल एब्रेशन। इधर कलर की वजह से दिक्कत आ रही है तो क्रोमेटिक एब्रेशन, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यार हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक सर्किट डायग्राम दे रखा है कि यहाँ पे वोल्टेज है 5 वोल्ट, ये दो स्विचेस A1 B1, यहाँ पे ये हमारा कोई एलिमेंट बल्ब जो ग्लो करेगा या नहीं, और यहाँ पे हमें दे रखा है अर्थिंग मतलब 0 वोल्टेज। हमें बताना है कि ये जो लॉजिक गेट है ये किसके बराबर एक्ट कर रहा है। तो यार हमें क्या करना है, इसका ट्रुथ टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा और हम ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग ये बता पाएंगे कि यार ये कौन से गेट की तरह एक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले देखो ट्रुथ टेबल, यहाँ पे मैंने लिया इनपुट A, इनपुट B और यहां पे लिया मैंने आउटपुट Y। आओ चेक करते हैं। यार सबसे पहले अगर मैं इन दोनों स्विच को ओपन रखूंगा, दोनों स्विच को ओपन रखा मतलब ये क्या हो गया हमारे पास 0 0। तो हमारा करंट यहां से प्रॉपर फ्लो करेगा 5 वोल्ट से 0 वोल्ट तक, तो मतलब ये बल्ब ग्लो करेगा। तो इधर आउटपुट क्या आ रहा है 1 आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं दोनों स्विच को क्लोज कर देता हूं, दोनों स्विच को क्लोज करते ही क्या होगा यार, ये हमारा शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगा, इधर से करंट पास नहीं करेगा क्योंकि इधर रेजिस्टेंस है, हमारा सारा का सारा करंट इधर से पास करेगा, उस केस में बल्ब ग्लो नहीं करेगा। सिमिलरली अगर मैं स्विच ए को क्लोज कर देता हूं और बी को ओपन रख देता हूं, तो भी क्या होगा, करंट यहां से पास करेगा, आगे फ्लो नहीं कर पाएगा, तो फिर हमारा करंट बल्ब से जाएगा और बल्ब हमारा ग्लो करेगा। तो उस केस में ये हमारा बल्ब ग्लो करेगा। वेरएस अगर मैं ए को ओपन रख दूं और बी को क्लोज कर दूं, तो भी यही होगा, करंट इससे आगे ही नहीं जा पाएगा, तो हमारा करंट सारा बल्ब से पास करेगा, तो इस केस में हमारा बल्ब ग्लो करेगा। तो देखो हमारे पास क्या हो रहा है, दो जीरोस के लिए आउटपुट आ रहा है 1, दो वंस के लिए हमारे पास आउटपुट आ रहा है 0। मतलब हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो रहा है और उसका इनवर्स हो रहा है। मतलब हमारे पास लग रहा है NAND मल्टीप्लाई और फिर उसका रिवर्स इनवर्स ऑपरेशन लग रहा है। तो एंड प्लस नॉट क्या होगा हमारे पास, एंड प्लस नॉट होगा हमारे पास NAND गेट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑप्शन, कि ये एक्ट करेगा एज अ NAND गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डुअल नेचर से डी ब्रॉगल वेवलेंथ, कि यार हमें गिर का एक अल्फा पार्टिकल, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, इनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है। बहुत रिपीटिव क्वेश्चन है ये कि भैया सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, हमें बताना है व्हाट इज द करेक्ट रिलेशन ऑफ देयर डी ब्रॉगल वेवलेंथ। तो यार चेक करो, हमें रिलेशन पता है कि लैम्डा इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है यार, लैम्डा इज इक्वल्स टू 12.3 डिवाइड, सॉरी ये रिलेशन हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए यूज कर सकते हैं, सॉरी गलत हो गया है, ये रिलेशन केवल इलेक्ट्रॉन के लिए होता है। तो यार हम क्या यूज कर सकते हैं, हम एक दूसरा रिलेशन यूज कर सकते हैं कि भाई लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई पी, h बाई पी की जगह हम मोमेंटम को रिप्लेस कर सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2m k काइनेटिक एनर्जी। सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, प्लैंक कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो वेवलेंथ है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास स्क्वायर रूट ऑफ मास। सबसे कम मास इलेक्ट्रॉन का है तो डेफिनेटली सबसे ज्यादा वेवलेंथ उसी की होगी, फिर प्रोटॉन की और लास्ट में होगी हमारे पास अल्फा पार्टिकल की। तो चेक करो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन, फिर अल्फा पार्टिकल, दैट इज ऑप्शन 4। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यार नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन का कि अ पेंडुलम क्लॉक व्हेन टेकन टू द माउंट एवरेस्ट इट बिकम्स फास्ट।
और इसका रीजन क्या दे रखा है कि हमारी वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज लेस एट माउंट एवरेस्ट देन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। यार एक चीज, रीजन बिल्कुल सही है, रीजन सही है कि हमारी ग्रेविटी जो अर्थ पे है वो यार डिक्रीज करती है इन कंपैरिजन टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। चाहे ये वाला फॉर्मूला कंसीडर करो, चाहे ये वाला फॉर्मूला कंसीडर करो, हमारी जो ग्रेविटी है वो हाइट पे डिक्रीज करती है। रीजन सही। अब रीजन सही है, एसर्शन चेक करते हैं। एसर्शन चेक करेंगे तो हमें पता है यार टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम का फॉर्मूला होता है 2π√L/g। हमने लेंथ चेंज नहीं करी है, ग्रेविटी चेंज करी है। अगर आप देखो टाइम पीरियड एंड ग्रेविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर हमारी ग्रेविटी डिक्रीज करेगी तो टाइम पीरियड क्या करेगा, टाइम पीरियड इंक्रीज कर जाएगा। टाइम पीरियड इंक्रीज कर जाएगा मतलब हमारा जो पेंडुलम है वो स्लो हो जाएगा, वो ज्यादा टाइम लेगा। तो यार इधर पेंडुलम क्लॉक व्हेन टेकन टू द माउंट एवरेस्ट बिकम्स फास्ट, ये हमारा असर्शन गलत जा रहा है, वेयर इज रीजन करेक्ट जा रहा है। तो हम ये कहेंगे कि हमारा assertion and reason, sorry option A, assertion is not correct but reason is correct। हमारा करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन ए जाएगा। ऑप्शन ढंग से पढ़ लेना, जनरली फर्स्ट ऑप्शन यही होता है कि assertion and reason both are correct and reason is the correct explanation, बट इधर ऐसा नहीं है, ये चीज चेक कर लेना। चलो यार नेक्स्ट क्वेश्चन है EMF induced due to a rotation। आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो। नहीं भी पता है तो उसका एक और तरीका है कि यार मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है। मोशनल ईएमएफ याद है क्या है, जब भी कोई कंडक्टिंग वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगी तो वो एक इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस करेगी, और इसका फॉर्मूला होता है BLV। ये तब है जब वो उसको कट करे लीनियरली मूव करके, लेकिन अगर वो रोटेट कर रही है तो हम यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में चेंज करेंगे, और इधर मैं लिखूंगा लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ω/L/2। ये ω/L/2 क्यों लिखा है, ये सेंटर के लिए लिखा है, सेंटर ऑफ द रॉड के लिए। तो बस v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपके पास मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला आ जाएगा ड्यू टू रोटेशन, दैट इज हाफ b/L²। तो चेक करो कौन सा ऑप्शन करेक्ट जा रहा है, हाफ b/L² ओमेगा, दैट इज ऑप्शन 2 करेक्ट जा रहा है। डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड भी था, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब यार यहां से हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ये 21st क्वेश्चन है न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, कि यार हमारे पास एक स्फेरिकल बॉल है जिसका रेडियस दे रखा है 1 mm, डेंसिटी दे रखी है हमारे पास, और इसको ग्लिसरीन में ड्रॉप कर रहे हैं। विस्कोसिटी का कोफिशिएंट भी दे रखा है पॉइस, याद रखना पॉइस दे रखा है, और डेंसिटी सब कुछ ऐसा यूनिट में ही है, देखो रेडियस को छोड़कर। विस्कोसिटी फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल व्हेन अटेन्स अ कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब टर्मिनल वेलोसिटी की बात हो रही है, और हमें वो वैल्यू दे रखी है। हमें बताना है कि जो ये 10 के ऊपर पावर आ रही है -x, इस x की वैल्यू कितनी होगी। तो आओ इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके देखो क्या क्या फोर्सेस इस पे एक्ट कर रहे होंगे। तो यार अगर ये मेरा पास एक बॉल है जो एक किसी लिक्विड में इमर्स करी है, तो इस पे फोर्स लग रहा होगा नीचे, एक तो इसका वेट, ठीक है, वेट को हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ बॉल इनटू ग्रेविटी, और एक ऊपर इस पे लग रहा होगा विस्कस फोर्स, और एक हमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से पता है कि अगर किसी भी बॉडी को लिक्विड में इमर्स करो तो उस पे बायएंट फोर्स लगता है, तो एक होगा बायएंट फोर्स। बायएंट फोर्स का फॉर्मूला वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू ग्रेविटी। क्वेश्चन ने विस्कस ड्रैग फोर्स निकालने के लिए बोला है, तो विस्कस ड्रैग फोर्स निकालने के लिए बोला है कांस्टेंट वेलोसिटी है, मतलब इन दोनों का जो सम होगा वो इसके बराबर होना चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा इधर, मैं लिखूंगा mg माइनस fb। mg की वैल्यू वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ बॉल इनटू ग्रेविटी माइनस वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू ग्रेविटी। वॉल्यूम और ग्रेविटी कॉमन ले लो तो हमारे पास बचेगा डेंसिटी ऑफ बॉल माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो यार वॉल्यूम आप कैलकुलेट कर ही सकते हो, स्फेरिकल बॉडी है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, 4/3πr³। तो यार हमारे पास वॉल्यूम सब्स्टिट्यूट करना 4/3πr³ प्रॉपर यूनिट्स में। ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 क्वेश्चन में दे ही रखी है, डेंसिटी ऑफ बॉल भी दे रखी है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड भी दे रखी है, आपको सारी वैल्यूज दे रखी हैं। तो अब सारी वैल्यूज जब कैलकुलेट करोगे तो x की वैल्यू फाइंड आउट करना आपकी आनी चाहिए 7, ठीक है। आंसर आएगा 3696 इंटू 10⁻⁻7। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कैपेसिटर्स का। यार सिंपल क्वेश्चन निकला ये, कैपेसिटर का इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और जब एयर फील्ड थी तो उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू दे रखी है 15 माइक्रोफेरेड।
तो हम लिखेंगे सबसे पहले तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इज इक्वल्स टू 15 पिकोफेरेड, तो मतलब ये हो जाएगा 10 टू द पावर -12, इक्वेशन 1। क्वेश्चन कह रहा है अब हमने क्या कर दिया, डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट को ट्वाइस कर दिया और इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जिसके कांस्टेंट की वैल्यू हमें दे रखी है 3.5। तो हमें पता है जब हम कोई डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो फॉर्मूला हो जाता है के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। डिस्टेंस इधर डबल किया है तो ये हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2d, और इसकी वैल्यू हमें किसके बराबर दे रखी है, x बाई 4 इंटू 10 टू द पावर -12 के बराबर दे रखी है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, k की वैल्यू 3.5 इंटू एप्सिलॉन नॉट a बाई डी को हम पहले वाले से इक्वेशन 1 से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 15 इंटू 10 टू द पावर -12 इक्वल्स टू x बाई 4 इंटू 10 टू द पावर -12। तो जब आप ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो हमारे पास ये सब कुछ कट जाएगा और हमारे पास x की वैल्यू आएगी 10। x की वैल्यू आएगी 105 बोला 105, अच्छा 10 बोला 5, यहाँ से सब कुछ कट जाएगा और x की वैल्यू आएगी, चलो बोल दो इनसे। हाँ ठीक है, तो यार जब आप इस मिनट, हाँ ठीक है इसको कट करेंगे, तो यार जब आप इसको सॉल्व करोगे सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास x की वैल्यू आएगी x इक्वल्स टू 105, ठीक है 105। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यार हमारे पास एसएचएम का क्वेश्चन है 11 कि यार एक मास है जिसको हमने फ्री स्प्रिंग से सस्पेंड किया हुआ है, उसका टाइम पीरियड 1 सेकंड दे रखा है। अगर हम मास को 3 kg से इंक्रीज करते हैं, 3 kg बनाया नहीं है, 3 kg इंक्रीज किया है, तो हमारा टाइम पीरियड 1 सेकंड और इंक्रीज कर रहा है। तो सबसे पहले तो ये देखो यार टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम का फॉर्मूला, सॉरी ऑफ अ ब्लॉक का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई रूट ऑफ इनर्शियल फैक्टर मतलब m डिवाइडेड बाय k स्प्रिंग फैक्टर। तो अगर आप देखो हमें पहले मास कितना दे रखा था m, तो मेरे पास पहली इक्वेशन तो यही बनेगी t इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट m बाई k, इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन देखो, सेकेंड इक्वेशन क्या कह रहा है कि हमारा जो टाइम पीरियड अब इंक्रीजेस बाय 1 हो गया है, मतलब टाइम पीरियड हमारे पास 2 हो गया है, और ये टाइम पीरियड 2 कब हुआ, जब हमने मास में +3 और कर दिया डिवाइडेड बाय k। तो यार हम क्या करेंगे, बस इन दो इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे। जब इन दो इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डायरेक्टली आ जाएगी m की वैल्यू। तो जब आप m की वैल्यू सॉल्व करोगे तो आपके पास m की वैल्यू आएगी दैट इज 1 kg। तो याद रखो इसका ऑप्शन हो गया हमारे पास दैट इज 1 किलोग्राम्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक सिंगल टर्न है करंट लूप का इन अ फॉर्म ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल और साइड्स दे रखी है 55 12, मतलब राइट एंगल, ठीक है। करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर्स और इसको हमने मैग्नेटिक, मतलब सारी वैल्यूज आपको दे रखी है यार। आपको क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द 5 सेंटीमीटर ऑफ वायर। तो देखो इधर यार मैंने एक ये राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया और इस राइट एंगल ट्राइंगल पे हम सारी वैल्यूज मार्क कर लेते हैं कि ये है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, ये है हमारे पास 12 सेंटीमीटर और ये है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, एंगल हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मैंने सपोज थीटा ले लिया और हमने कहा कि भैया इसमें करंट कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है, ठीक है। हमने करंट को फ्लो करा दिया इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज। हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस 13 सेंटीमीटर वायर के पैरेलल चल रही है, ये क्वेश्चन में कहा हुआ है, पैरेलल टू द करंट फ्लोइंग इन 13 सेंटीमीटर वायर। हमें क्या फाइंड करना है, फोर्स एक्टिंग ऑन द 5 सेंटीमीटर ऑफ वायर। तो यार फोर्स एक्टिंग ऑन अ वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ILB sin थीटा। सारी वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है। करंट की वैल्यू 2 एम्पियर्स और हमारे पास लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, जिसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पहले से SI यूनिट में गिवन है। साइन थीटा अगर देखो तो ये हो जाएगा 12 बाय क्या कहते हैं, तो सॉरी 12 बाय 13। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास आंसर आएगा फोर्स इज इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाय 130। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू हो गई हमारे पास 9, ठीक है। चलो डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। यार नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड है। आपको सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए यार। हमारे पास सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखना होता है mr², ठीक है, mr² बाय 2। चलो
क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका रेडियस r है, जिसकी लेंथ l है, और हमने एक कॉन्सेंट्रिक सॉलिड सिलेंडर लिया जिसका रेडियस r/2, लेंथ l/2। हमें दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो बताना है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 इज इक्वल्स टू mr²/2। मास को थोड़ा सा डेंसिटीज के टर्म्स में कन्वर्ट कर लो तो हमारे पास हो जाएगा मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है पाई r²l, ये भी हो जाएगा हमारे पास लेंथ दैट इज l²/2। डन। अब सिमिलरली जब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 निकालूंगा तो हमें रेडियस भी हाफ करना है, लेंथ भी हाफ करनी है। तो इसी फॉर्मूले को अगर यूज करूंगा तो हमारे पास हो जाएगा डेंसिटी पाई r/2 का होल स्क्वायर, लेंथ l/2, और हमारे पास इधर हो जाएगा l/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक बार फिर से प्रॉपरली लिख देता हूं, चेक करो कि क्या हो रहा है इधर। यार हम ऊपर वाला ही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, डेंसिटी रो पाई। अब हमें r²l लिखना है, लेकिन इधर रेडियस कितना है r/2 है तो उसका स्क्वायर, लेंथ l/2 हो चुकी है, और इधर फिर से लेंथ l/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो जब आप इन दोनों का रेशियो लोगे तो इन दोनों का रेशियो क्या आएगा हमारे पास, I1/I2 इज इक्वल्स टू 32:1। 32:1 ये हमारे पास इसका रेशियो आएगा। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन करना है, काफी चीजें तो आपकी डायरेक्टली कटी हो रही है, पाई रो r²l सब कुछ कटी हो रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यार इतना रिपीटिव क्वेश्चन अगेन हमारा रे ऑप्टिक्स का, कि यार हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, फोकल लेंथ 18 है, इसको हमने वाटर में इमर्स कर दिया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। सबसे पहले तो एक चीज याद रखो कि यार जैसे जैसे मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग बढ़ाऊंगा, जनरली जैसे हम क्या करते हैं, ν2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस लेते हैं, ν1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग लेते हैं। पहले केस में सराउंडिंग एयर है तो यार यहाँ पे हम एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना रख देंगे 1। दूसरे केस में हमारे पास वाटर दे रखा है तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सराउंडिंग का इंक्रीज होता है तो याद रखना फोकल लेंथ भी इंक्रीज होता है, एक चीज याद रखना। ठीक है, रिपीट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग इंक्रीज करोगे तो फोकल लेंथ भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करो, डायरेक्टली कैलकुलेट करो। तो मैं पहले कैलकुलेट करूंगा फोकल लेंथ इन एयर इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस 1.5 को 3/2 ले लिया, -1/1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में क्या करूंगा मैं, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज कर दूंगा, यहां पे 4/3 डिवाइडेड बाय 4/3 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, इक्वेशन 2। ये दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो तो रेडियस वाला टर्म कट जाएगा। फोकल लेंथ इन एयर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो दैट इज 18 सेंटीमीटर। तो हमारे पास आ जाएगा फोकल लेंथ इन वाटर इज इक्वल्स टू 72 सेंटीमीटर। ये 72 सेंटीमीटर आ गया। क्वेश्चन ने आपसे न्यू फोकल लेंथ नहीं पूछा, क्वेश्चन ने चेंज इन फोकल लेंथ पूछा है। तो चेंज इन फोकल लेंथ के लिए हम क्या कर देंगे, 72 माइनस जो हमारे पास ओरिजिनल था दैट इज 18, तो हमारे पास आ जाएगा यार ये 54 सेंटीमीटर। दिस इज द चेंज इन फोकल लेंथ। बहुत रिपीटिव क्वेश्चन है यार ये, आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, बहुत रिपीटिव क्वेश्चन है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वर्क एनर्जी पावर का। आपको इसमें एक चीज याद रखनी है कि यार पावर होता है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू वेलोसिटी। ठीक है, फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब यार हमारे पास फोर्स की इक्वेशन तो दे रखी है लेकिन वेलोसिटी नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सीलरेशन। वेलोसिटी इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्सीलरेशन इनटू dt, उससे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले एक्सीलरेशन अगर मैं कैलकुलेट करूं, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला फोर्स बाय मास। मास इधर दे रखा है 1 किलोग्राम, तो मतलब जो फोर्स है बेसिकली वही हमारे पास एक्सीलरेशन है। तो एक्सीलरेशन आ गया हमारे पास ti कैप प्लस 3t² j कैप। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी होगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ a dt, और हम लिमिट्स लगा देंगे। वेलोसिटी की वैल्यू कहां से, टाइम 0 से लेके कहां तक पूछा है उसने, 2 सेकेंड्स तक पूछा है। तो यार सबसे पहले इंटीग्रेट करता हूं, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा t²/2 प्लस t³। इसमें लिमिट्स रखेंगे फ्रॉम 0 से लेके 2 तक। जब आप लिमिट्स रखोगे 0 से 2 तक तो हमारे पास वेलोसिटी क्या आएगी, वेलोसिटी आएगी हमारे पास 2², सॉरी वेलोसिटी वेक्टर है तो यार यहाँ पे i कैप एंड j कैप लगाना मत भूलना, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम रखेंगे 2², 4 डिवाइडेड बाई 2 2
तो वेलोसिटी आ रहा है 2i कैप प्लस 8j कैप, ठीक है, ये मीटर पर सेकेंड एसआई यूनिट में। वेलोसिटी आ गई है, फोर्स कैलकुलेट कर लो 0 से 2 सेकेंड्स के लिए, तो यहां पे फोर्स के लिए बस मैं 2 सेकेंड्स रख दूंगा, तो आ जाएगा हमारे पास 2i कैप प्लस 12j कैप। इन दोनों का आपको डॉट प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज आपको पता होगी, आई कंपोनेंट केवल आई कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा एंड जे कंपोनेंट केवल जे कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो अगर मैं पावर फाइंड करूं तो आई कंपोनेंट को आई से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 4, जे कंपोनेंट को जे से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 96 एंड द टोटल कम्स आउट टू बी 100 वॉट्स। तो पावर डिलीवर्ड हमारे पास इधर कितना आ रहा है 100 वॉट्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एलसीआर सर्किट का है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास 3 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है 12 ओम्स, 3 आइडेंटिकल इंडक्टर्स हैं 5 मिली हेनरी और आइडियल बैटरी से कनेक्ट कर दिया है 12 वोल्ट से, स्विच क्लोज कर दिया। हमें बताना व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी आफ्टर अ लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम। तो यार एक चीज याद रखो कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हमारा कैपेसिटर डीसी करंट को ब्लॉक करता है और एसी करंट को इजीली पास करने देता है, क्योंकि हमारा जो कैपेसिटर का रेजिस्टेंस होता है दैट इज 1/ωc, मतलब XC इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। वेयरएस XL की फॉर्मूले की बात करूं ωL, XL हमारा फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो याद रखना इधर हमने डायरेक्ट करंट पास किया है। इंडक्टर की खासियत क्या है, कैपेसिटर का उल्टा, इंडक्टर डायरेक्ट करंट को इजीली पास करने देगा और एसी करंट को रोक देगा। तो जब हम लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं ना, तो ये इंडक्टर शॉर्ट सर्किटेड हो जाएंगे, मतलब ये इंडक्टर का रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बस ले देके ये 3 रेजिस्टेंस ही आएंगे, ये पहला रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, ये तीसरा रेजिस्टेंस, और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है हमारे इस बैटरी के साथ। तीनों रेजिस्टेंस सेम है, तो हमारे पास R इक्विवेलेंट निकल जाएगा। R इक्विवेलेंट होगा हमारे पास 4 ohms, 12 डिवाइडेड बाय 3। R इक्विवेलेंट निकल गया, वोल्टेज गिवन है 12 वोल्ट, तो करंट आ जाएगा V by R दैट इज 12 डिवाइडेड बाय 4। तो हमारे पास करंट ड्रॉन आ गया दैट इज 3 एम्पियर्स। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यार एनर्जी रिलीज पर फिजन ऑफ न्यूक्लियस 240x, मतलब एटॉमिक मास दे रखा है 240 इज 200 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। हमें बताना है इफ एनर्जी रिलीज इफ ऑल द एटम्स इन 120 ग्राम्स ऑफ दिस न्यूक्लियस अंडरगोज फिजन। तो यार एक चीज याद रखो कि हमारे पास एटॉमिक मास दे रखा है 240, तो मैं ये लिख सकता हूं कि 120 ग्राम ऑफ दिस न्यूक्लियस कितने मोल हो जाएंगे यार, हाफ मोल्स हो जाएंगे। 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस नंबर 1 मोल का हमें पता है दैट इज 6 × 10⁻23। तो मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं हाफ मोल्स के लिए। तो मैं यहां पे कैलकुलेट कर रहा हूं नंबर ऑफ एटम्स इन हाफ मोल, तो ये हो जाएगा हमारे पास हाफ इंटू 6 × 10⁻23, सो दैट इज 3 × 10⁻23। इतने एटम्स हैं हमारे पास। अब यार इतने एटम्स हैं और हमें पता है कि ये 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एटम के लिए है, इसको बस मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास आ जाएगी टोटल एनर्जी रिलीज्ड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स इनटू 200 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। इसको अब जब सॉल्व करोगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, दैट इज साफ ही दिख रहा है, दैट इज 6 × 10⁻25। तो हमारे पास आंसर क्या है, हमारे पास आंसर है 6। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यार ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है और मतलब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, जो इस टाइप का क्वेश्चन 10th क्लास में भी आता है कि एक कॉपर वायर है जिसको हमने स्ट्रेच कर दिया है बाय 20% और हमें बताना है कि व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। यार रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, तो अगर हमारी लेंथ इंक्रीज हो रही है तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। ठीक है, अब आओ उसको सॉल्व करते हैं। यार वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो आप न्यू एरिया एंड न्यू लेंथ की वैल्यू कैलकुलेट कर लो बस। तो हमारी जो लेंथ है वो 20% इंक्रीज कर गई है, तो मैं क्या कह सकता हूं हमारी न्यू लेंथ कितनी हो जाएगी, हमारी न्यू लेंथ हो जाएगी 1.2 ऑफ प्रीवियस लेंथ। तो अब हम वॉल्यूम इक्वेट कर देंगे कि इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू फाइनल वॉल्यूम दैट इज फाइनल एरिया इनटू फाइनल लेंथ। हम निकालेंगे एल नॉट इज इक्वल्स टू, ए की वैल्यू निकालनी है, फाइनल लेंथ कितना दे रखा है 1.2 L0।
ये हमारे पास L नॉट कट गया, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास न्यू एरिया होगा प्रीवियस एरिया डिवाइडेड बाय 1.2। रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो L बाय A, तो L हो गई है हमारे पास 1.2 L नॉट और एरिया हो गया है A नॉट डिवाइडेड बाय 1.2, तो ये हो जाएगा रो L नॉट बाय A नॉट इंटू 1.2 का स्क्वायर। 1.2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 1.44, मतलब ये आ जाएगा हमारे पास 1.44 ऑफ R नॉट। मतलब हमारा रेजिस्टेंस कितना इंक्रीज हुआ है, हमारा रेजिस्टेंस यार 44% इंक्रीज हुआ है, इधर 44% इंक्रीज। तो यार देखो ये पेपर हमारा ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, वेटेज भी ऑलमोस्ट इक्वल था। ये हो गया हमारा डिस्कशन जेईई मेन 2023 दैट इज ऑफ 24 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का। थैंक यू सो मच यार।